आज की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी कुछ अलग तरह की है, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भारतीयों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। इस युद्ध में काफी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और घायल भी हुए, जबकि जर्मनी नहीं चाहता था कि भारतीय ब्रिटेन की तरफ से लड़े। जर्मनी चाहता था कि ब्रिटेन इस युद्ध में फंस जाए और उधर भारतीय अपने देश में गोरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे। दिल्ली के जिस इंडिया गेट पर आज आप सेल्फी लेने जाते हैं, उसका इतिहास भी प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने लिए बनाया गया था। इंडिया गेट की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, जिसका निर्माणकाल 10 वर्ष में पूरा हुआ। 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। फिलहाल इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। पहले उस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहिए जिससे इस युद्ध की शुरुआत हुई। इस महायुद्ध में फ्रांस, रूस, ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली शक्तियों ने जर्मन, ऑस्ट्रो-हंगेरियन, बल्गेरियाई और ओटोमन साम्राज्यों के नेतृत्व वाली केंद्रीय शक्तियों को हराया था। 19वीं शताब्दी में यूरोप में सैन्यवाद की अवधारणा काफी फैली हुई थी। इस वजह से राष्ट्रों में युद्ध के लिए तैयार रहने की भावना बढ़ी और हथियारों की होड़ भी बढ़ी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। यह घटना बोस्निया के साराजेवो में हुई थी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सर्बिया उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चले गए। गठबंधनों के एक संजाल ने बाल्कन में द्विपक्षीय मुद्दे से यूरोप के अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को दो गठबंधन में विभाजित किया गया था, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक तरफ और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली एक तरफ हो गए। ट्रिपल एलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक था, जिससे इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रहने की अनुमति मिली, जब वह ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों के बिगड़ने के बाद मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गया। तो रूस ने सर्बिया को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड के सर्बियाई राजधानी पर गोलाबारी के बाद आंशिक रूप से एकत्रीकरण को मंजूरी दी, जबकि जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने 1890 में अपने देश को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए एक विदेशी रणनीति शुरू की थी। यूरोप के कई देशों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ किया था। बड़े साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा और बढ़ती प्रतिद्वंद्विता प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण रहा। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के लिए फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से 21 फरवरी 1916 ईस्वी को बर्दूम युद्धमाला का श्री गणेश हुआ। 9 जर्मन डिवीजन ने एक साथ मौजेल नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया तथा प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रेंच सेना का ओज जनरल पेते की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिए बढ़ा। जर्मन सेना 26 फरवरी को बर्दूम की सीमा से केवल 5 मील दूर रह गई। कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। 15 मार्च तक जर्मन आक्रमण शिथिल पड़ने लगा तथा फ्रांस को अपनी व्यूहरचना तथा रसद आदि की सुचारू व्यवस्था का अवसर मिल गया। म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा।
मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया तथा भीषण युद्ध के उपरांत 7 जून को वाक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था। फ्रेंच सैनिक मार्टहोमे के दक्षिणी ढालू स्थलीय मोर्चों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सोम पर आक्रमण कर बर्दों को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ था। जनरल मैंगिन के नेतृत्व में फ्रांस ने आक्रमण किया तथा अधिकांश खोए हुए स्थल को जीत लिया। 20 अगस्त 1917 के बर्दूं के अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथों में केवल ब्यूमॉन्ट रह गया। युद्धों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जबकि आहत जर्मनों की संख्या लगभग 3 लाख थी और उनका जोश फीका पड़ गया था। अब आते हैं 11 नवंबर 1918 की घटना पर। प्रथम विश्व युद्ध की तोपों ने 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे गोलीबारी बंद कर दी थी। 11 नवंबर को सुबह 5:10 पर युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जिसे सुबह 11 बजे लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। 1 घंटे के भीतर पूरे यूरोप में इस खबर को पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 11 नवंबर को सुबह 11 बजे युद्ध पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। जर्मनी शांति के लिए मुकदमा करने वाला अंतिम केंद्रीय शक्ति था। जर्मनी के साथ युद्ध विराम सुबह 11 बजे लागू होने पर सहमति बनी ताकि खबर लड़ाकों तक पहुंच सके। हालांकि उस दौरान और उसके बाद भी कई जगहों पर लड़ाई जारी रही, जिसमें पश्चिमी मोर्चा भी शामिल था। अमेरिकी अभियान बल के कमांडर जनरल जॉन पर्शिंग ने युद्ध विराम को मंजूरी नहीं दी थी। नतीजतन उन्होंने अपने कमांडरों को सुबह 11 बजे तक बचे हुए घंटों के दौरान किसी भी नए आक्रामक कार्रवाई को स्थगित करने के निर्देश नहीं दिए, जिससे कमांडरों को अंतिम कुछ घंटों में अपनी कार्रवाई निर्धारित करने की छूट मिल गई। अकेले 11 नवंबर को लगभग 11,000 लोग मारे गए, लापता हुए और घायल हुए, जो 1944 में डी-डे पर मारे गए लोगों की संख्या से अधिक थे। डे में डी का मतलब बस दिन। इनमें से 500 से अधिक अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध के विराम का संदेश पश्चिमी मोर्चे की तरह आसानी से पूर्वी अफ्रीका तक नहीं पहुंचा। 4 साल तक ब्रिटिश, भारतीय और स्थानीय सैनिक दक्षिण अफ्रीकी, बेल्जियम और पुर्तगाली सैनिकों के साथ मिलकर 14,000 सैनिकों के जर्मन कमांडर मेजर जनरल पॉल वॉन लेटवोरबेक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके पास उन सैनिकों की तुलना में बहुत छोटी सेना थी जिनका वे सामना कर रहे थे। पूरे युद्ध के दौरान उनकी ताकत के कारण ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को दूसरे मोर्चों से हटाना पड़ा। मौसम, आपूर्ति लाइनों की कमी और कई अन्य स्थितियों के कारण पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय लोगों में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। युद्ध विराम की प्रत्याशा में 10 नवंबर को ब्रिटिश जनरल स्टाफ ने पूर्वी अफ्रीका में सेना को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें वॉन लेटवोरबेक तक संदेश पहुंचाने का सबसे तेज तरीका पूछा गया। यह सीधा नहीं था क्योंकि वह 4 साल से मित्र राष्ट्रों से बच रहा था और उसकी सेना बिखरी हुई थी। 12 नवंबर को दोनों पक्षों में फिर से टकराव हुआ और वॉन लेटवोरबेक को बाद में ही सूचना मिली कि युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध विराम हुआ और सहमति के निर्देशों के अनुसार लेटवोरबेक ने 25 नवंबर को एबरकॉर्न में औपचारिक रूप से अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा क्षेत्र जहां युद्ध नहीं रुका वह था उत्तरी रूस, विशेष रूप से मरमंस्क और आर्कांजेस्क, जो इस क्षेत्र में 2 मुख्य ब्रिटिश ठिकाने थे। रूसी क्रांति के बाद जून 1917 में रूस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 3 मार्च 1918 को जर्मनी के साथ हस्ताक्षरित ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि के तहत रूसी साम्राज्य का विभाजन हो गया था और इसके घटक देशों को स्वतंत्रता बहाल कर दी गई थी, लेकिन वे जल्दी ही जर्मनी द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। युद्ध विराम के बाद यह सवाल बना रहा कि रूस को कौन नियंत्रित करता है। जैसे जैसे सर्दी करीब आती गई, ब्रिटिश सरकार को यह तय करना पड़ा कि इस क्षेत्र में सेना को बनाए रखना है या नहीं। लेकिन नवंबर 1918 से पहले ही, जब रूस गृह युद्ध में उलझा हुआ था,
उसके पूर्व सहयोगी बोल्शेविक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंतित थे। नए स्वतंत्र देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी चिंतित थे। उन्होंने मित्र देशों की सरकारों से सहायता की अपील की। ब्रिटेन में सहायता के विचारों को विदेशी संघर्ष में घसीटे जाने और आगे चलकर जानमाल के नुकसान के डर से संतुलित किया गया। युद्ध विराम समझौते का एक हिस्सा यह था कि बाल्टिक में जर्मन सैनिकों को बोल्शेविज्म के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्षेत्र में रहना चाहिए। युद्ध विराम के बाद क्षेत्र में मित्र देशों के सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। युद्ध विराम है, युद्ध का आधिकारिक अंत नहीं। ब्रिटिश, औपनिवेशिक और शाही सैनिकों की वापसी 1920 तक पूरी नहीं हुई, जो कि सैनिकों की अपेक्षा से काफी अधिक समय था। इसके कारण एक से अधिक विद्रोह हुए। यह सभी के लिए सच नहीं था और 1918 के 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे के बाद भी लड़ाई और मौतें जारी रहीं। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर। इस युद्ध में भारत से 72 लाख जानवर भेजे गए। इनमें घोड़े, खच्चर, टट्टू, ऊंट, बैल और दूध देने वाले मवेशी शामिल थे। इनमें 8,970 खच्चर और टट्टू ऐसे भी थे जिन्हें बाहर से भारत लाकर प्रशिक्षित किया गया था और फिर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य से प्रथम विश्व युद्ध की कहानी अभी तक सुनाई ही नहीं गई है। साल 1914 से 1919 तक भारत से 11 लाख सैनिक विदेश लड़ने गए थे। उनमें से 74,000 कभी वापस नहीं लौटे। उनको फ्रांस, ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका, फलस्तीन और मेसोपोटामिया में ही दफना दिया गया। 70,000 लोग वापस जरूर आए, लेकिन उनका कोई न कोई अंग हमेशा के लिए जा चुका था। इनमें 9,200 से अधिक वीरता पुरस्कार मिले, जिनमें वीरता के सबसे बड़े पदक 11 विक्टोरिया क्रॉस भी शामिल हैं। इन सैनिकों के अलावा इस लड़ाई में भारत से हजारों धोबी, खानसामे, नाई और मजदूर भी फ्रंट पर गए थे। जबकि युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। युद्ध आरंभ होने के पहले जर्मनों ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके। बहुत से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएंगे। किंतु इसके उल्टा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का मत था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इस समय ब्रिटेन की सहायता की जानी चाहिए। और जब 4 अगस्त को युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। रियासतों के राजाओं ने इस युद्ध में दिल खोलकर ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई भी कहा जा रहा था। ब्रिटेन ने तो आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि यह युद्ध लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन भी यही चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्री मांग रखी थी। इसी कारण बहुत से उपनिवेश आजादी की उम्मीद में इस लड़ाई में इन देशों का साथ दे रहे थे। भारत में तो यह भावना बहुत मजबूत थी। इस कारण सैनिकों के जाने का समर्थन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता भी कर रहे थे। इनमें महात्मा गांधी से लेकर जिन्ना तक की भूमिका निहित थी। उन्हें झटका तब लगा जब युद्ध खत्म होने पर ब्रिटेन ने इस बारे में बात करने से साफ पल्ला झाड़ लिया। जब रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, युद्ध के तुरंत बाद 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आजादी ना मिली हो, लेकिन आजादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत के नेताओं को अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ उपनिवेशों को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि इस महायुद्ध में उनका साथ देने वाले देशों के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया।
इसके बाद गांधी ने फरवरी 1919 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सविनय अवज्ञा का अपना पहला भारत व्यापी अभियान शुरू किया था। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।